लोग को पता नहीं था और आज भी नहीं पता है। नहीं तो मेरी समझ है, जितना मैं पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूँ, राजनीतिक रूप से अगर ओबीसी की एक पार्टी होती देश में, उसे बिना किसी प्रयास के राष्ट्रीय पार्टी बनने में कोई रोक नहीं सकता था। हाँ। उसे बिना किसी प्रयास के और बिना किसी दूसरे समुदाय के साथ गठबंधन किए हुए देश की सत्ता में प्रमुखता से भागीदारी में आने से कोई रोक नहीं सकता था। हमारे जो छत्रप हैं, जो अपने अपने इलाके में ओबीसी के वोट के लिए दावेदारी करते हैं, वो निष्ठावान नहीं है। वो अपने अपने इलाकों में तो वहाँ भी वो अपने समुदाय से अधिक वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे समुदाय के वोट मिल जाएं, जो सवर्ण है उनके वोट मिल जाएं। इसके लिए कोई परशुराम जयंती कर रहा है, कोई अपने आप को A to Z राजनीति का एक योद्धा बता रहा है। ये लोगों में जो लोग सजग हैं पिछड़े वर्ग के सम्मान और हक के प्रति, मुझ जैसे लोग, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव तक जितने लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से चुप हैं कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता से हटना चाहिए। पेरियार का जो एक लेगेसी है, उस लेगेसी जिसमें जस्टिस पार्टी बनी तमिलनाडु में और जस्टिस पार्टी का प्रभाव बना, सरकार बनी, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दलित आरक्षण से पहले ओबीसी आरक्षण जस्टिस पार्टी के माध्यम से तमिलनाडु में शुरू हुआ। बाद में जो आरक्षण छत्रपति शाहू जी महाराज ने दिया अपने राज्य में, उसमें भी ओबीसी आरक्षण प्रमुख था। हालांकि उन्होंने सभी समुदायों के लिए किया। और दक्षिण में इस बात को माना जाने लगा कि ये तो आएगा ही आएगा, चूंकि इतनी इनकी संख्या है और वो अपना हक तो लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई रुकावट नहीं है, उसको रोका नहीं जा रहा है। वहाँ पर एक एंटीथेसिस जो होता है किसी चीज का, वो बड़ी गंभीर रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में, उनको बड़ा कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया। हाँ, वो जो है वो तथाकथित रूप से तो ऐसे बैकवर्ड है, लेकिन उनके सारे भाषण जो होते हैं वो ब्राह्मणों के अधिकार को बचाने के लिए होते हैं, जिसकी संख्या वहाँ नगण्य है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या समझ है, क्या सोच है, वो तो दिख ही रही है। आप किसी भी समुदाय से आए, आपने वोट लेने में उस समुदाय के जो उनकी जो तादाद थी, संख्या थी, उसका समर्थन लेने के लिए आपने अपने आप को घोषित किया। लेकिन क्या उस समुदाय को आपके प्रधानमंत्री रहने के कारण फायदे हुए? मैं तो नहीं समझता हूँ। जैसे हम लोग देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिस है, पीएमओ, उसमें एक भी सेक्रेटरी बैकवर्ड क्लासेस से नहीं है। जब हम जाएंगे सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक भी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। बना सकते थे कि जब हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ओबीसी का है, उन्होंने अपनी दावेदारी वहीं से शुरू की थी। चाय वाला का एक देकर, चाय वाला मतलब क्या, गरीब, और उसी ओबीसी हैं प्रधानमंत्री। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो उनका समुदाय है वो मंडल कमीशन के लिस्ट में नहीं है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी गुजरात में, तो उसमें कानून का एक सहारा लेकर उन्होंने उस वर्ग को शामिल कराया केंद्र की सूची में। गुजरात की सूची में क्या था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन केंद्र की मंडल कमीशन की सूची में नहीं थी। उसका कारण है कि उनका समुदाय बहुत ही एक अमीर समुदाय है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम यादव। आप कई बार देख चुके हैं मुझे, और अक्सर जो बातें समाज कर रहा होता है, देश की राजनीति कर रही होती है, देश में जो चल रहा होता है, उस पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। और इस वक्त आप ये भी जानते हैं कि देश में चुनाव का माहौल है। विधानसभा के चुनाव होने हैं, कुछ वक्त के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस माहौल में क्या हो रहा है और इस होने में आगे क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओबीसी का जो एक कार्ड
खेला गया है, या ओबीसी का जो मुद्दा इस समय उछला है और जिस पर बहुत बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कुछ लोगों को ये आउटडेटेड लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि इस पर क्यों बात होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण की बात है, बहुत दिनों से चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंडल 2.0 यानी दूसरा चरण है इसका, और ये बहुत पावरफुल तरीके से आगे असर करेगा। क्या इसका होने वाला है असर, और इसकी असल हकीकत क्या है, किस तरह से लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हम आज बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर सूरज मंडल जी हैं। आपका बहुत स्वागत है सूरज साहब। और चूंकि आप लंबे समय से इस विषय पर काम कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने इस पर कई कार्यक्रम किए हैं, दक्षिण में आपने बहुत काम किया, और आप उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं जो 1979 में लोगों ने उसको देखा, उसका असर देखा। मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90 में से 3 सिर्फ ओबीसी है, राहुल गांधी कहते हैं कि जिसका जितना हिस्सा है, जिसका जितना आबादी है, उतना उसको हिस्सा मिले, ऐसे वक्त में आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये ज़मीन पे उतना असर करेगा, और क्या जो मंडल कमीशन बना उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें हुई, उससे इस बार क्या आपको अलग लग रहा है? कांग्रेस ने क्या नई लाइन पकड़ ली है? कांग्रेस ने तो निश्चित तौर से नई लाइन पकड़ी। जब लोकसभा में मंडल कमीशन पे बहस हो रही थी और राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था कई घंटों तक भाषण देकर, तो उस समय से लेकर आज तक जब राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, उसी जगह जहाँ पे उन पर केस चला, एक विशेष समुदाय का नाम लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी की, जिसके कारण उनकी सदस्यता लगभग चली गई थी, अभी बहाल हुई है फिर। तो उसी जगह उन्होंने भाषण दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जो लैंग्वेज है, ये जो स्टेटमेंट है, ये काशीराम जी की, और काशीराम जी भी उस पूरे संघर्ष का एक प्रबल हिस्सा थे। एक विशेष समय में उन्होंने जिंदा किया इस मुद्दे को, और हम देख रहे हैं कि आज ये बिल्कुल प्रभावशाली है। कैसे है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, कर्नाटक में चुनाव हुआ और उस चुनाव में कई पार्टीज और कई पार्टी जो हैं, कई समुदायों का विशेष का समर्थन लेकर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस में कौन थे वहाँ? कांग्रेस का नेतृत्व सिद्धारमैया कर रहे थे। सिद्धारमैया जो हैं वो बैकवर्ड क्लास से हैं, उस वर्ग से हैं जो चरवाहा वर्ग कहा जाता है, जिसकी सामुदायिक संख्या काफ़ी अधिक है। और वहाँ राहुल गांधी ने शायद इसको देखा, अनेक विश्लेषण हुए उसके बाद। उन विश्लेषणों में भी किया गया कि जब ये कहा गया कि जो सोशल लाइफ के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया, क्योंकि हम देखे थे किस तरह से कई प्रमुख लोगों की हत्याएं हुई थी जो इसी विषय पर, और वो सोशल एक्टिविस्ट थे सारे। तो उसका प्रभाव था, जरूर था। जब चुनाव होती है तो कुछ विशेष समुदायों के वोट किसी विशेष पार्टी के लिए बने रहते हैं, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, वो जिसको जाते हैं उसी से सरकारें बनती हैं या नहीं भी बनती। तो इस समय कर्नाटक का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में काफ़ी ओबीसी के संगठन बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनका असर चुनाव पे नहीं होगा? मध्य प्रदेश इलेक्शन मोड में है, और तथाकथित पिछड़े वर्ग से वहाँ जो सीएम कैंडिडेट जो अपने आप को शिवराज जी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शिवराज चौहान, उनकी जितने कदम हैं वो ओबीसी विरोधी है और दिख भी गए हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ जो 27% उन्होंने दिया नहीं। दूसरी बात, उस वर्ग में उन्होंने कई लोगों को समाहित कर दिया, जिससे इन वर्गों को जो जाने वाली
जो रियायतें थी या विशेषाधिकार जो थे वो कम हो गए। उदाहरण के लिए इन्होंने ट्रांसजेंडर को शामिल कर दिया इसमें। तो ये एक मैसेज था कि हम आपको डिमीन कर रहे हैं और उस मैसेज को आपको बर्दाश्त करना होगा। मुझ जैसे लोग ये भी मानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया कई तरह से प्रभावित होती है, उसमें ईवीएम का भी प्रयोग एक विशेष प्रकार से प्रभावित करती है। लेकिन ये जो आपने जिक्र किया इसका, लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो एक अपना वोट बैंक तैयार किया, जो सोशल इंजीनियरिंग की, वो इस बात को प्रसारित करते रहे कि उन्होंने ओबीसी पीएम दिया है। नहीं, वो तो आपको आपके पास बहुत इस बार क्या है, दिलचस्प लगेगा कि ये पूरा जो अन्य पार्टियां जिसको बहुत ही सहज रूप से लेती हैं, शायद उनकी तैयारी उतनी नहीं रहती है, उसके विपरीत आरएसएस बीजेपी जो है बहुत ही डिटेल्स में अपनी तैयारी करती है। कई चीज़ें उनकी अप टू द मार्क नहीं रहती, क्योंकि उनका जो थिंक टैंक है, उनकी जो थिंकिंग स्टेटस है वो शायद उतना बड़ा नहीं है, या उस कैनवस में वो उतार नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो सोच लेते हैं उसको करते हैं। उन्होंने जो भी कहा, जैसे अभी तक उन्होंने जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं उस पर आता हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर कि जब हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ओबीसी कहे, उन्होंने अपनी दावेदारी वहीं से शुरू की थी। चाय वाला का एक देकर, चाय वाला मतलब क्या, गरीब, और उसी ओबीसी हैं प्रधानमंत्री। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो उनका समुदाय है वो मंडल कमीशन के लिस्ट में नहीं है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी गुजरात में, तो उसमें कानून का एक सहारा लेकर उन्होंने उस वर्ग को शामिल कराया केंद्र की सूची में। गुजरात की सूची में क्या था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन केंद्र की मंडल कमीशन की सूची में नहीं थी। उसका कारण है कि उनका समुदाय बहुत ही एक अमीर समुदाय है। शेफर्ड जी हैं, एक काफी जातियों पर उन्होंने काम किया। उनका एक मैं लेख पढ़ रहा था कारवा मैगजीन में, राम शेफर्ड। हाँ, उसमें उन्होंने ये लिखा कि गुजरात में जो तेल बेचने वाले लोग थे, जो खल निकालते थे उससे तेल का, खांची, उस कम्युनिटी से ही आते हैं, और बेसिकली वहाँ पर वो बनिया या जो व्यापार करने वाले व्यापारी वर्ग से आते हैं। जब मोदी जी का वहाँ पर उभार हुआ तब इन्होंने उसको उस ओबीसी में डाल दिया। और लेकिन मैं उसको एक कदम और देखता हूँ। अच्छा। आप किसी भी समुदाय से आए, आपने वोट लेने में उस समुदाय के जो उनकी जो तादाद थी, संख्या थी, उसका समर्थन लेने के लिए आपने अपने आप को घोषित किया, लेकिन क्या उस समुदाय को आपके प्रधानमंत्री रहने के कारण फायदे हुए? मैं तो नहीं समझता हूँ। जैसे हम लोग देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिस है, पीएमओ, उसमें एक भी सेक्रेटरी बैकवर्ड क्लासेस से नहीं है। जब हम जाएंगे सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक भी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, बना सकते थे वो। इसी तरह जब हम जाएंगे ये देखने के लिए कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट्स बड़े पदों पे हुआ है देश में, इसमें वो एक तर्क और दे रहे हैं, मैं माफी के साथ एक तर्क और दे रहे हैं कि मंडल कमीशन के बाद, आरक्षण के बाद जो अधिकारी निकले या जो अधिकारी आए, अब आने वाले समय में वो उस लेवल, मतलब उनका अनुभव इतना हो जाएगा कि अब वो आना शुरू होंगे, तो सवर्णों की संख्या कम होगी और ओबीसी की संख्या बढ़ेगी। ये सर तर्क सही नहीं है। इसका तो उदाहरण है कि आरटीआई में जो भी पूछा गया है प्रश्न कि भारत सरकार में अभी तक, जबकि 30 साल हो गए हैं, 32 साल हो गए हैं जो मंडल कमीशन लागू हुआ, तो उनका तो कोई प्रतिनिधित्व उस हिसाब से दिख ही नहीं रहा है। 12% से कम क्लास 2 में है और 8% लगभग है क्लास 1 में। तो आप कैसे मान रहे? दूसरा प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपने विश्वविद्यालय का देता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस कॉलेज में हूँ वहाँ 8-9 सीटें ओबीसीज की थी। अभी हाल में उनकी जो नियुक्तियाँ होने वाली थी, उसका प्रिंसिपल आरएसएस बीजेपी बैकग्राउंड के, उन्होंने घटाकर उसको 3 कर दी, जिस पर मैंने विरोध किया। आज तक मेरा प्रमोशन इस वजह से रुका हुआ है। और मजबूरी में जब नेशनल कमीशन, ओबीसी या दलित या ये जो जितने प्रोफेसर से मैं मिलता हूँ, वो ये क्यों कहते हैं कि उनका प्रमोशन रुका हुआ है? मैंने कई, नहीं, वो मेरा निजी अनुभव है, मैंने बहुत नहीं, सारे लोगों से मैं कल बात भी किया कैप्टन अजय सिंह यादव जो
ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा कि आप एक रिपोर्ट बना के लाएं और इसको कांग्रेस पार्टी के पटल पर उनके जो चैनल हैं, उनके जो व्यवस्था है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को लोगों तक पहुँचाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ 15 तारीख एक तक। छोटा सा ये जो अभी हम शायद पूरी बात नहीं हो पाएगी मोदी जी के ओबीसी वाली, ये बात एक तो इस पे मैं एक से आपकी पूरी कंप्लीट कर लीजिए बात। ये दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक आम इस कम्युनिटी से आने वाला आदमी, आप चूंकि इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, आम आदमी कैसे समझे कि ये जो लोग हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, ये उनको वो हक दिला पाएंगे या आज की तारीख? ये समझ रहे हैं। अभी 30 सितंबर को, आज जैसे 13 अक्टूबर है, 30 सितंबर को हमने एक कॉल दी थी पूरे देश में, हम यानी जो सामाजिक संगठन कुछ, जिसमें संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से उसको हम लोगों ने एक साथ लाने का प्रयास किया। उसमें कॉल ये थी कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को स्थान मिले, एससी एसटी को उनके ही लिए पहले से रिजर्व स्थान ना होकर इस बिल में जो है उसमें स्थान मिले। तो और ये मैं अपने गांव में दे रहा था इस पर भाषण, और उसके बाद महिलाओं ने इस बिल को जलाया। तो वहाँ जो यूट्यूब चैनल्स हैं, चूँकि मेन स्ट्रीम चैनल्स और अखबार तो कम ही हमारी बातों को कवर करता है, तो जो यूट्यूब चैनल्स के वहाँ जो थे उन्होंने, और मैं वो क्लिपिंग भेज भी दूंगा आपको, उन्होंने कहा कि क्या समझती हैं आप महिलाओं से, गांव की महिलाओं से। तो मुसहर जाति है वहाँ जो दलित में, जीतराम मांझी जैसे, हाँ, और बनिया जाति जो ओबीसी में, उनकी महिलाएं थी खड़ी, और अलग अलग जगह पे उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कोई आरक्षण लाया है जिसमें हम लोग को स्थान नहीं। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं ये बात ग्राउंड तक जा रही है, ग्राउंड तक पहुंच गई है, चूंकि हमने स्टेप लिया। ये काम राजनीतिक दलों का था। जब शरद यादव ने पार्लियामेंट में फाड़ा था उस बिल को, उसके विरुद्ध घंटों तक उन्होंने भाषण दिया था। तो क्या वो बिना कोई तर्क के और बिना किसी आधार के बोल रहे थे? जब आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी विरोध किया, लालू जी ने भी उस समय विरोध किया, आज पता नहीं क्यों चुप है वो। उनकी पार्टी ने, हालांकि लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में वॉकआउट करना चाहिए था, नहीं किया। सिर्फ 2 ऐसे लोग जो जिनकी समझ ये है कि कुछ अंडरहैंड डील्स है उनका बीजेपी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, उन्होंने उनके सांसद वॉकआउट किए, जो एक जेस्चर था। आप एक लाइन का जवाब मैं चाहूँगा। आप ये मानते हैं कि मोदी जी ने एक ओबीसी का सिर्फ वोट के लिए ये कार्ड खेला कि वो ओबीसी? जी, मोदी जी को ओबीसी से कोई प्रेम नहीं है, ओबीसी समुदाय के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, दिखावा कर, सिर्फ दिखावा ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। अच्छा। उनका मेन मुख्य उद्देश्य जो संघ परिवार के प्रति निष्ठा उनकी है, उनकी सोच विचारधारा को आगे बढ़ाना, और उस परिवार जिसमें ब्राह्मणवाद इतना हावी है, जहां ओबीसी के लिए और बैकवर्ड के लिए कोई स्थान नहीं। आप ये भी मानते हैं कि उत्तर में, क्योंकि दक्षिण में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, संक्षेप में मैं इसका जवाब चाहूँगा फिर मैं ख़त्म करूँगा, दक्षिण के लोग ज़्यादा इस तरह के मूवमेंट्स को लेकर एक्टिव हैं? पेरियार का जो एक लेगेसी है, उस लेगेसी जिसमें जस्टिस पार्टी बनी तमिलनाडु में, और जस्टिस पार्टी का प्रभाव बना, सरकार बनी, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दलित आरक्षण से पहले ओबीसी आरक्षण जस्टिस पार्टी के माध्यम से तमिलनाडु में शुरू हुआ। बाद में जो आरक्षण छत्रपति शाहू जी महाराज ने दिया अपने राज्य में, उसमें भी ओबीसी आरक्षण प्रमुख था। हालांकि उन्होंने सभी समुदायों के लिए किया, और दक्षिण में इस बात को माना जाने लगा कि ये तो आएगा ही आएगा, चूँकि इतनी इनकी संख्या है और वो अपना हक तो लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई रुकावट नहीं है, उसको रोका नहीं जा रहा है। वहाँ पर एक
एंटीथेसिस जो होता है किसी चीज़ का, वो बड़ी गंभीर रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में, हाँ, उनको बड़ा कम वो उम्र में बहुत कुछ मिल गया। हाँ, वो जो है वो तथाकथित रूप से तो ऐसे बैकवर्ड है, लेकिन उनके सारे भाषण जो होते हैं वो ब्राह्मणों के अधिकार को बचाने के लिए होते हैं, जिसकी संख्या वहाँ नगण्य है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या समझ है, क्या सोच है, वो तो दिख ही रही है। मैं एक दो चीज खत्म करने के पहले आपको बोलना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जो ये सरकार है, मंडल जी जब इसको प्रस्तुत किए थे तो उन्हें लग गया था कि इसको जो भी सरकार लाएगी वो ये देश में एक गुणात्मक और एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिसके लिए शायद न देश तैयार हो न सरकारें तैयार। ये दिख गया था 1990 में। लोग को पता नहीं था और आज भी नहीं पता है। नहीं तो मेरी समझ है, जितना मैं पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूँ, राजनीतिक रूप से अगर ओबीसी की एक पार्टी होती देश में, उसे बिना किसी प्रयास के राष्ट्रीय पार्टी बनने में कोई रोक नहीं सकता था। उसे बिना किसी प्रयास के और बिना किसी दूसरे समुदाय के साथ गठबंधन किए हुए देश की सत्ता में प्रमुखता से भागीदारी में आने से कोई रोक नहीं सकता था। हमारे जो छत्रप हैं, जो अपने अपने इलाके में ओबीसी के वोट के लिए दावेदारी करते हैं, वो निष्ठावान नहीं है। वो अपने अपने इलाकों में तो वहाँ भी वो अपने समुदाय से अधिक वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे समुदाय के वोट मिल जाएं, जो सवर्ण है उनके वोट मिल जाएं। इसके लिए कोई परशुराम जयंती कर रहा है, कोई अपने आप को A to Z राजनीति का एक योद्धा बता रहा है। ये लोगों में जो लोग सजग हैं पिछड़े वर्ग के सम्मान और हक के प्रति, मुझ जैसे लोग, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव तक जितने लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से चुप हैं कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता से हटना चाहिए। उसके लिए उसकी जगह पे कोई भी आ जाए वो चलेगा। लेकिन राज्यों में जब चुनाव होगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो बहुत आसानी से समझ रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, उनको चुनौतियां मिलेंगी और गंभीर चुनौतियां मिलेंगी। तेलंगाना में अभी जो स्थिति है, 75% 70% लगभग बैकवर्ड है। केसीआर की पार्टी ने 42 रेड्डियों को टिकट दी है। कांग्रेस पार्टी का भी इरादा है 45 रेड्डियों को देने का। तो लोगों के पास विकल्प है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के ने दे रखा है कई ओबीसीज को टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी समय जब वो तेलंगाना में ओबीसी की सीटें और ओबीसी के लोगों का समर्थन मांग रही होती है, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में वो ओबीसी के लोगों का संहार कर रही होती है। उनके खून से रंगे हुए हाथ से वो जाकर तेलंगाना और मध्य प्रदेश और राजस्थान में वोट मांग रहे हैं। तो अगर देश के पिछड़े वर्ग के लोगों में अगर जरा सी समझ होगी, जरा से खुददारी होगी अपने सम्मान के प्रति। और एक चीज़ और मैं खास रूप से बता दूं, ये ओबीसी वर्ग जो है उसकी जो आइडेंटिटी है वो अपने आप को एग्जिस्टेंस में माना है मंडल कमीशन के बाद। तो मंडल कमीशन जो लागू हुआ 90 के बाद, अब धीरे धीरे लोग को समझ में आ रही है कि हम ओबीसी के रूप में ताकतवर हैं, अलग अलग जातियों के रूप में निश्चित तौर से हमारा विकास ही नहीं होगा, विनाश होगा। तो अब जो वो जाति की जगह जमात की राजनीति पे आ रहे हैं, उससे देश में परिवर्तन होगा। ओबीसी सत्ता में रहेगी और बनी रहेगी। ये नेतृत्व का केवल प्रश्न है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। क्या नेतृत्व ऐसे लोग करेंगे जो उनको ठगते रहेंगे? क्या उनके लिए विशेष रूप से उनके दिलों में स्थान रहेगा और वो उनके लिए वास्तविक रूप से और एक सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये एक हिस्सा है, हम इस तरह की बातें और करेंगे क्योंकि इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। आप सब लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत लंबी बातचीत और लंबे शोध का हिस्सा है।
हम शुरू कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि इतनी सारी जातियों में बटा हुआ ओबीसी, जब सिर्फ ओबीसी उसको बोला जाता है, क्या इतनी सारी जातियों को एक साथ लाया जा सकता है, इतनी बड़ी आबादी को, जो प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे हैं जिस चीज़ का कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। और ये लड़ाई आज जब आरक्षण विरोध की बात होती है, कहा कि आरक्षण की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है, जब बात होती है कि जात की बात नहीं करनी चाहिए, इन तमाम बहसों के बीच ये जो नई बहस ने जन्म लिया है, इस बहस का भविष्य क्या है, ओबीसी की पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित की जो पॉलिटिक्स की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, उसका भविष्य क्या है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बोरिंग लग सकते हैं, हमें लग सकता है ये क्या बहस है, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो आपके पेट से भी जुड़े हुए हैं, हम जैसे तमाम लोगों के पेट से भी जुड़े हुए हैं। जवाब तो चाहिए, और प्रोफेसर साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके जवाब अपने पास रखते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तो इनसे जवाब लेने चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे इंटरव्यू हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे, और मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दरअसल पॉलिटिक्स है क्या। बहुत शुक्रिया आपसे।